नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे भोज्य पदार्थों का संरक्षण, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि भोज्य पदार्थों का संरक्षण मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया जाता है। उसमें से हम लोगों ने आरोगाणुता विधि को समझ लिया था। आरोगाणुता विधि वह विधि होती है जिसमें भोज्य पदार्थों में से वायु को विलोपन कर दिया जाता है, यानी कि वायु को भोज्य पदार्थों में प्रवेश करने से रोका जाता है। उस विधि को हम आरोगाणुता विधि कहते हैं और इस विधि के माध्यम से हम जैम, जेली, अचार, मुरब्बे, मार्मलेड इत्यादि बनाते हैं। ठीक है, आज हम लोग दूसरी विधि देखेंगे, भौतिक विधि, जिसे हम लोग फिजिकल विधि मेथड भी कहते हैं। फिजिकल मेथड के द्वारा हम भोज्य पदार्थों का संरक्षण कैसे करते हैं, घरेलू स्तर पे भी और व्यापारिक स्तर पे भी। तो सबसे पहले हम घरेलू स्तर पे देखेंगे कि प्रशीतन का प्रयोग करके हम भोज्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रखते हैं। वैसे प्रशीतन है क्या? जहां से आर्द्रता और उष्णता को रोका जा सके, यानी कि आर्द्रता और उष्णता की उपस्थिति में जहां पे नमी ना हो और ज्यादा गर्मी ना हो और भोज्य पदार्थों को रखा जाए, इस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रशीतन विधि कहते हैं। पहले समय में जब लोगों के घर में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, यानी कि रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे, तब लोग दूध, दही, मट्ठों को ठंडे स्थान पे रखते थे और ज्यादातर कोशिश करते थे मिट्टी के बने बर्तनों में रखते थे। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि मिट्टी के बर्तन वातावरण के अनुकूल होते हैं और उसमें जैसे हमारे त्वचा में सेल्स पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और वो क्या करते हैं, उष्मा को सोखते नहीं है, निकालते हैं और उसको ठंडा करते रहते हैं। ठीक है, जिस तरह से मान लीजिए हमें गर्मी होती है तो पसीना क्या होता है, बाहर निकलता जाता है और हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। ठीक उसी तरह से जो मिट्टी के घड़े हुआ करते थे वो उष्मा को बाहर निकालते थे और उसकी नमी को, ठंडक को मेंटेन करके रखते थे। तो इस प्रकार से वो लोग प्रशीतन विधि का उपयोग करके दूध, दही, मट्ठे को पूरे अच्छे से रख पाते थे। लेकिन आज के समय में जब रेफ्रिजरेटर आ गया है हर घर में, तो लोग उसमें ज्यादा सुविधाजनक स्थिति में प्रयोग करते हैं और मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर सब कुछ अपने फ्रिज में रख करके उसको स्टोर करते हैं ताकि वो लंबे समय तक बिना खराब हुए चल सके। ठीक है, तो इसी विधि को हम रेफ्रिजरेटर विधि कहते हैं, प्रशीतन विधि कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रशीतन विधि है इसका व्यापारिक स्तर पे क्या रोल है? ठीक है, तो व्यापारिक स्तर पे इसको हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि कोल्ड स्टोरेज में और चिल स्टोर, सेलॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आलू का सीजन है, ठीक, तो आलू बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ेंगी तो आलू, प्याज, लहसुन, ये सभी जो सब्जियां हैं वो खराब होने लगती हैं। इसलिए जो बड़े लेवल के किसान होते हैं वो क्या करते हैं, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ताकि वो साल भर तक सुरक्षित उसमें रह सके। अब इसको ठंडा करने के लिए चिल स्टोरेज, सेलान का प्रयोग करते हैं, जिसका तापमान होता है 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, -4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें प्राणिज भोज्य पदार्थों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। बहुत ये जो बीफ मीट होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम भेजते हैं, पार्सल करते हैं, तो वो सब इसी के अंतर्गत रखा जाता है। 4 से 10 जितने भी हमारे प्राणिज भोज्य पदार्थ हैं उनको 4 से 10 डिग्री सेल्सियस पर ही रखा जाता है और 4 से 10 डिग्री सेल्सियस पर रखने के कारण जो स्टेफिलोकोकाई नामक जीवाणु होता है उसकी वृद्धि एवं विकास जो होता है वो नष्ट हो जाता है और वो खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, स्टेफिलोकोकाई नामक जो जीवाणु होता है वो बहुत सारे बीमारियों को फैलाने का कार्य करता है, तो इसको रोकने के लिए भोज्य पदार्थों को कम तापमान पे रखा जाता है, ठंडे स्थान पे रखा जाता है, जिसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज, चिल स्टोर, सेलार का प्रयोग करते हैं। हम देखेंगे हिमीकरण विधि। हिमीकरण विधि क्या होता है? हिमीकरण विधि को ही हम फ्रीजिंग विधि कहते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग विधि यानी कि किसी भी भोज्य पदार्थ को पूरी तरह से आइस के रूप में जमा करके रखना ही फ्रीजिंग विधि कहलाती है। इस विधि से भोज्य पदार्थों को हम 2 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हिमीकरण विधि है वो
20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर रखे जाते हैं भोज्य पदार्थ। ठीक है, यह हिमीकरण विधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, एक गहरी हिमीकरण विधि, फिर चिल स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज। ठीक, गहरी हिमीभूत विधि का तापमान जो है वो 18 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। चिल स्टोरेज में 32 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के अंतर्गत रखा जाता है और कोल्ड स्टोरेज में 0 से लेकर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। इसी में फल सब्जियों को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो गहरी हिमीभूत विधि है इसमें 2 मुख्य विधियों को अपनाया जाता है, एक तीव्र और दूसरा है मंद। तीव्र में क्या होता है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है जिसमें फल एवं सब्जियों का जो मूल रूप है वो नष्ट नहीं होता है और फल एवं सब्जियां ताजी एवं सुरक्षित बनी रहती हैं। लेकिन जब हम मंद हिमीभूत विधि का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर हम बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों को डालकर रखते हैं जिसकी वजह से फल एवं सब्जियों का जो मूल रूप है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये विधि उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन तीव्र गहरी हिमीभूत विधि अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि चिल स्टोरेज में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं। तो पनीर चीज को हम 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखते हैं और दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थों को हम 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रख सकते हैं एवं फल एवं सब्जियों को 35 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसी तरह से हम मक्खन को कोल्ड स्टोरेज में 25 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रख सकते हैं। वहीं मांस मछली को हम 15 से 18 डिग्री फ़ारेनहाइट पर महीने भर के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार से कोल्ड स्टोरेज और चिल स्टोरेज का प्रयोग करके लोग व्यापारिक धंधे भी करते हैं, यानी कि ये व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाता है और लोग इसको बर्फ के रूप में जमा करके और जहाँ पर इनकी कमी होती है वहाँ पार्सल करते हैं, वहाँ व्यापार करते हैं और अपना लाभ भी प्राप्त करते हैं। सेलार विधि, सेलार विधि में 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भोज्य पदार्थों को रखा जाता है और इसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों को रखने से जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो रही होती है वो रुक जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये भी एक कोल्ड स्टोरेज ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गैस संग्रहालय। गैस संग्रहालय भी एक कोल्ड स्टोरेज की तरह है। ठीक है, इसमें पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जो गैस स्टोरेज है उसमें पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, लाइक जितना भी आलू हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, इन सब कच्चे भोज्य पदार्थों को क्या किया जाता है, इसी में रखा जाता है, तभी तो पूरे साल ये चलते हैं। नहीं तो ठंड के मौसम में आलू की खुदाई होती है और गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में ये उपलब्ध रहता है। अगर इसको स्टोर करके नहीं रखा जाता तो शायद वर्ष भर मिलना नामुमकिन होता। ठीक है, अगला इसमें क्या किया जाता है, गैस संग्रहालय में गैस को प्रवाहित किया जाता है जिससे कि जो भी भोज्य पदार्थ है उसमें जो सूक्ष्म जीव पनप रहे होते हैं। आप देखिएगा अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो आलू अगर आप रखे रहेंगे तो उसमें बहुत तेजी से, गर्मी की वजह से बहुत तेजी से सूक्ष्म जो बैक्टीरिया होते हैं वो पनपने स्टार्ट होते हैं और वही बड़ा रूप ले लेते हैं, फिर आलू सड़ने लगता है, बहुत जल्दी सड़ने लगता है। ठीक है, जो लोग छोटे किसान हैं, कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख पाते हैं, उनके आलू इस समय बहुत तेजी से सड़ने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो उसी चीज को ये मार देता है, रोक देता है। इसमें क्या किया जाता है, गैस को प्रवाहित किया जाता है जिससे कि वो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दे और इसमें CO2 को प्रवाहित किया जाता है। CO2 क्या करता है कि उसको पूरी तरह से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है शुष्क हिमीकरण विधि, जिसे हम डिहाइड्रोफ्रीजिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, डिहाइड्रोफ्रीजिंग मेथड भी एक तरह से क्या है, कोल्ड स्टोरेज ही है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो पानी है उसको सुखा दिया जाता है, यानी कि भोज्य पदार्थों से पानी का निर्जलीकरण, उसके अंदर से पानी को निकाल दिया जाता है, सुखा दिया जाता है और रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो निर्जलीकरण विधि है ये शीतकरण पर आधारित होती है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार से की जाती है, एक प्राकृतिक रूप से और दूसरा कृत्रिम रूप से।
प्राकृतिक रूप से कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए आलू का हम लोग पापड़ बना लेते हैं, तो चिप्स बना लेते हैं, तो वो पूरे वर्ष भर चलता है, ठीक है। गोभी हुआ, आलू हुआ, टमाटर हुआ, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, उसमें से पानी की मात्रा को निकाल देते हैं, तो वो वर्ष भर के लिए सुरक्षित हम उसको डब्बे में बंद करके रख दें, तो जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कृत्रिम विधि के द्वारा स्प्रे किया जाता है, ठीक है, और स्प्रे किया जाता है, रोलर विधि किया जाता है। तो इन सब ड्रम के माध्यम से क्या किया जाता है कि उसमें से पानी को पूरी तरह से निचोड़ के निकाल दिया जाता है, और यह जो विधि होती है वो व्यापारिक स्तर के लिए काम करती है, ठीक है। तो शुष्क हिमीकरण विधि जो है, डिहाइड्रो फ्रीजिंग विधि इसको कहते हैं, ठीक है। यह निर्जलीकरण एवं शीतकरण पर आधारित होती है, यानी कि या तो आप भोज्य पदार्थों से पानी की मात्रा बिल्कुल निकाल दीजिए, या फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में यानी कि शीत गृह में, ठंडे घर में रखवा दीजिए, ठीक है। और यह जो विधि होती है वो मुख्य रूप से दो होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में सूर्य की रोशनी में रख करके चीज़ों को सुखाया जाता है, और कृत्रिम में स्प्रे और रोलर ड्रम के माध्यम से भोज्य पदार्थों से पानी की मात्रा को सुखा दिया जाता है, ठीक है। अगला है व्यापारिक स्तर और निर्जलीकरण विधि। व्यापारिक स्तर पर निर्जलीकरण विधि का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। पहला है झाग चटाई शुष्क विधि। झाग चटाई शुष्क विधि के माध्यम से भोज्य पदार्थों में ग्लिसरॉल, अंडे, मोनोस्टीरेट का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि कम समय में कम तापमान पर भोज्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, ठीक है। अगला है शक्कर और नमक का प्रयोग से, ठीक है। तो शक्कर का प्रयोग इसमें 60 से 70% तक रख करके सुरक्षित किया जाता है। जैसे आंवले का मुरब्बा हो गया, इसमें शक्कर का अधिक प्रयोग करके 60 से 70% उसमें शक्कर का प्रयोग करके उसको बनाया जाता है, ऐसे कि ताकि वो साल भर तक बिना नष्ट हुए, बिना उसमें सूक्ष्म जीवाणु प्रवेश किए अच्छे से चल सके। इसी तरह से 15 से 20% नमक का प्रयोग करके अचार, खटाई जितने भी होते हैं, इन सब भोज्य पदार्थों को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अगला है उच्च ताप का प्रयोग करके। उच्च ताप का प्रयोग पाश्चुरीकरण विधि यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान का प्रयोग करके इसको किया जाता है, ठीक है। जितने भी पैकेट बंद ये दूध आते हैं, दही आते हैं, इन सब विधियों में पाश्चुरीकरण विधि का ही प्रयोग किया गया रहता है, ठीक है, जिससे उसकी गुणवत्ता एवं पौष्टिकता नष्ट नहीं होती है और वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, ठीक। पाश्चुरीकरण विधि को दो प्रकार से किया जाता है। एक 62 से 8 डिग्री सेल्सियस यानी कि 143 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर रखा जाता है। इस विधि के अनुसार क्या किया जाता है कि भोज्य पदार्थ हुए, जैसे मान लीजिए दूध हुआ, तो दूध को 30 मिनट तक तेजी से बॉयल किया जाएगा और फिर उसको तुरंत ठंडा किया जाएगा, फिर बॉयल किया जाएगा, फिर ठंडा किया जाएगा। तो इस विधि का प्रयोग करके उसको, उसमें से जो पानी है उसको सुखा दिया जाता है और भोज्य पदार्थ जो है वो सुरक्षित महीनों तक चलते हैं, ठीक है। और दूसरा है 72 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 162 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर इस विधि में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, कम समय में उच्च ताप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए दूध को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको एकदम से हाई फ्लेम पे पका करके बंद कर देते हैं, ठीक। तो इसमें कम समय में उच्च ताप का प्रयोग किया जाता है और इसमें धीरे धीरे इसको 30 मिनट तक उबाला जाता है, फिर उसको तुरंत ठंडा किया जाता है, ठीक। तो ये 143 डिग्री फ़ारेनहाइट पे किया जाता है और ये 162 डिग्री फ़ारेनहाइट का प्रयोग करके किया जाता है। कार्बोनेटेड विधि। कार्बोनेटेड विधि में 66 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी भी भोज्य पदार्थों को 30 मिनट तक बॉयल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में 1 से 3 मिनट तक किसी भी भोज्य पदार्थ को जल्दी से उबालते हैं और फिर उसको तुरंत ठंडा करते हैं, यानी कि 1 से 3 मिनट में उसको जल्दी से उबाल के फिर उसको तुरंत ठंडा कर लेते हैं। इस विधि को हम ब्लीचिंग विधि कहते हैं और यह विधि 100 डिग्री तापमान से ज़्यादा तापमान पर होता है। जैसे प्रेशर कुकर में हम भोज्य पदार्थों को पकाते हैं तो इस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होते हैं, जो जीवाणु के स्पोर होते हैं, यानी कि जो जीवाणु पनप रहे होते हैं, वो वहीं पे नष्ट हो जाते हैं और हमारा भोज्य पदार्थ जो है वो सुरक्षित हो जाता है। अगला है नमी निष्कासन विधि। नमी निष्कासन विधि में विसंक्रमण विधि किया जाता है। इस माध्यम से क्या होता है कि फफूंद को रोकने के लिए ये जो नमी निष्कासन विधि है, ये फफूंद को रोकने की सबसे उत्तम विधि है। आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में अचार, खटाई ये सब बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें नमी चला जाता है, कहीं ना कहीं से पानी अथवा नमी प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से
वो हो जाता है। लेकिन जब आप समय से धूप दिखाएंगे पर्याप्त मात्रा में, तो उसमें से जितने भी जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे और उसका जो नमी है वो खत्म हो जाएगा और लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। इसीलिए पहले टाइम में लोग जब भी अचार, मुरब्बा इत्यादि बनाते थे तो उसको समय समय पर निकाल करके धूप दिखाते रहते थे। साल भर के लिए जितने भी भोज्य पदार्थों को स्टोर करके रखते थे वो समय समय पे उनको धूप दिखा करके रखते थे, ताकि उसकी नमी निकल जाए और वो लंबे समय तक यूं ही सुरक्षित बना रहे बिना किसी जीवाणु के संपर्क में आने से। ठीक है, जैसे कैनिन विधि। कैनिन विधि में क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थों को उबाला जाता है और फिर उसको पका करके निष्कासित किया जाता है पानी को। इस विधि में टीन या धातु के बने बर्तन का प्रयोग किया जाता है और उसको सुरक्षित रखा जाता है। जो भी बॉटल वगैरह है उसको 30 मिनट तक पानी में बॉयल कर लिया जाता है, फिर उसके बाद से उसको सुखा करके उसमें भोज्य पदार्थों को बंद करके रखा जाता है। इस विधि को हम कैनिन विधि कहते हैं। ठीक है, इसमें टीन या फिर धातु के बर्तन का प्रयोग किया जाता है जो कि भोज्य पदार्थों को रखने में सुरक्षित होता है। सब्जियों को 116 से 120 डिग्री सेल्सियस पर उबाल लेते हैं और उबाल करके रखते हैं, ताकि उसमें से जो क्लास्ट्रीडियम बार्टोलिज्म जीवाणु है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। क्लास्ट्रीडियम बार्टोलिज्म जीवाणु जो होता है वो बहुत ही हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। ठीक है, जैसे पेट से संबंधित बीमारियां। ठीक, तो जब हम सब्जियों को 116 से 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबाल करके उसमें उसको रखते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि बॉटलिंग क्या होती है। तो बॉटलिंग होता है जब हम भोज्य पदार्थों को कांच के बर्तन में सुरक्षित रखते हैं। जैसे बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम कांच के बर्तन में रखते हैं सुरक्षित, जैसे घी हो गया। ठीक है, या तो मिट्टी के बर्तन में रखेंगे या फिर कांच के बर्तन में रखेंगे सुरक्षित। ठीक है, तो इस विधि को हम बॉटलिंग विधि कहते हैं। अब बात आती है कि कैनिन विधि। तो कैनिन विधि के माध्यम से फलों को सुरक्षित किया जाता है और इस विधि में फलों को चीनी के साथ मिला करके पकाया जाता है, जैसे जैम, जेली इत्यादि। ठीक है, जैम हो गया, जेली हो गया, मार्मलेड हो गया, इन सब चीज़ों को चीनी के साथ पका करके जार में भर के कांच के और रखा जाता है। ठीक है, और जब हम सब्जियों को नमक में उबालते हैं तो इसको भी कैनिन विधि कहते हैं, यानी कि फलों को चीनी के साथ पका करके स्टोर करके रखते हैं और सब्जियों को नमक के साथ स्टोर करके रखते हैं पकाकर। इस विधि को हम कैनिन विधि कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।